जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट रेलवे ड्यूटी। एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज़ में ये ज्योग्राफी की लेक्चर 2 है, इंडियन ज्योग्राफी की। चलिए आइए देखते हैं आगे। सॉयल मृदा, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर क्या क्या है देखते हैं। एक नंबर में जलोढ़ मृदा होती है, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। आगे देखते हैं सॉइल मृदा। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलेम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श या फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ यानी कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मालवा पठार, मालवा प्लेटियों में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण। लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। लेटराइट मृदा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटराइट मृदा। लोहे की मात्रा अधिक किस में है? लेटराइट मृदा में। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटराइट मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मृदा। ठीक है, बलुई दोमट मृदा। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनलिका अपर्दन, गली इरोजन से। चाय बगानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट। चाय बगानों के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा एल्वेलिश एलुवियल सॉइल में कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृतिका व रेत। सिल्ट, क्ले एंड सैंड। चाय बगानों के लिए लेटराइट, दोमट मृदा में गाद, मृतिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति 1 से 6 जो होती है वो अम्लीय होती है। पीएच मान अगर किसी मिट्टी का 1 से 6 है तो वो अम्लीय है, और 7 है तो उदासीन मिट्टी है, यानी नेचुरल सॉइल है। 8 से 14 है तो क्षारीय मिट्टी है।
लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस यानी जैव पदार्थ की कमी होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में देखते हैं। वर्गीकरण किया गया है। विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण और प्रतिशत कैसा है। समूह वन में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 2.61% है। समूह दो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 9.27%। समूह तीन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 17.65%। समूह चार तटीय एवं दलदली वन जो है 0.73%। समूह पाँच उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट 40.86%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40.86%। समूह 6 में है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 2.72%। समूह 7 में है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.12%। समूह 8 में है उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त पर्वतीय वन 4.26%। समूह 9 में है उपोष्णकटिबंधीय कोनधारी वन 2.36%। समूह 10 में है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02%। उसके बाद है समूह 11 माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है 2.66%। समूह 12 हिमालयी समशीतोष्ण वन हिमालयी 3.35%। समूह 13 हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन 0.73%। समूह 14, 15 एवं 16 उप अल्पाइन एवं अल्पाइन और उप अल्पाइन एवं अल्पाइन जो है 0.47% और प्लांटेशन टीओपी जो है 8.45%। कुल 100% हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? समूह 5 उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40.86%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02%। उपोष्णकटिबंधीय 0.02%। उपोष्णकटिबंधीय समूह 10 यानी समूह 5 और समूह 10 सबसे ज़्यादा समूह 5, सबसे कम समूह 10। उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन सबसे कम है। आइए आगे देखते हैं। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉन किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वर्ष 1980 में पारित किया गया। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। सागौन और साल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस।
लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान। भोजपत्र भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। भुर्ज वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। पलास का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुई? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, ISFR 2021 के अनुसार। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर से कुमायूं तक, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन वृक्ष। ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। और कहाँ से? कश्मीर से कुमायूं तक विस्तार है। वनस्पति वितरण क्या क्या है? 1 नंबर शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जो होता है उसमें चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अल्पाइन क्षेत्र, शीतोष्ण से ऊपरी सीमा, श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय में क्षेत्र जो आता है उसका विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक है। शीतोष्ण क्षेत्र ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांस की लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात का मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन एवं झाड़ियाँ मिलती हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, इसमें गेहूं, चावल एवं गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन हैं। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप इसका क्षेत्र है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 ईस्वी में बेंगलुरु कर्नाटक में। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में बेंगलुरु कर्नाटक में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में शिमला हिमाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल मध्य प्रदेश। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर मध्य प्रदेश। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जोरहाट असम। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 अल्मोड़ा उत्तराखंड। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 रांची झारखंड। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 रांची झारखंड। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 हैदराबाद तेलंगाना। वर्ष 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिला वर्तमान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से की गई थी। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राज्य में कौन क्या क्या है देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली भी कहा जाता है, दाचिंगम, किश्तवाड़ और काजीनाग। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली कहते हैं, दाचिंगम, किश्तवाड़ और काजीनाग। लद्दाख में 1 है हेमिस। हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, वृहद हिमालय, इंदिरा किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बाल बारा। उत्तराखंड में 6 है, जिम कार्बेट जिसको रामगंगा कहा जाता है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। उसके बाद बिहार में 1 है वाल्मीकि, सिक्किम में 1 है कंचनजंगा, मेघालय में 2 है बालफक्रम और नोकरेक रिज, अरुणाचल प्रदेश में 2 है मॉलिंग और नामदफा, असम में 7 है डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना और देहिंग पटकई। राजस्थान में 5 हैं, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर, सरिस्का। हरियाणा में 2 है, कालेसर, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में 1 है दुधवा, झारखंड में बेतला, त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड और बाइसन, नागालैंड में इंटाकी, मणिपुर में काबुल नामजाओ और सिरोही, मिजोरम में मुरलेन, फाइंग पुई ब्लू माउंटेन। उड़ीसा में 2 है, भीतरकनिका और शिमलीपाल। उसके बाद गुजरात में वंसदा, ब्लैकबग, गिर, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी। मध्य प्रदेश में 11 है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है 11। तो बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेच यानी इसको इंदिरा प्रियदर्शनी कहा जाता है। उसके बाद पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और कूनो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1 है दुधवा, देख लिए हम लोग। उसके बाद गुजरात में वंसदा, ब्लैकबक, गिर, मरीन, कच्छ की खाड़ी जो कहते हैं 4 है। महाराष्ट्र में 6 है, चांदोली, पेच, गुगामल, तड़ोबा अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा, संजय गांधी, बोरीवली। गोवा में महावीर, मोल्लम जिसको कहते हैं। तेलंगाना में कायसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिणा वनस्थली और मृगवानी
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कुटरू कुटरू और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास यानी संजय। ठीक है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, गोरुमारा, नौरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। मिजोरम में मुरलेन, फाइंग पुई, ब्लू माउंटेन। उसके बाद गोवा में मुल्लेम हो गया। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनीरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल। केरल में 6 है अन्नाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, इसको शांत घाटी कहा जाता है। तमिलनाडु में 5 है गुंडी, मन्नार की खाड़ी मरीन, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी। अंडमान निकोबार में 6 है कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म फोसिल नेशनल पार्क अवस्थित है मांडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष में स्थापित किया गया? बांदीपुर 1974 ईस्वी में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में 1974 में, बांदीपुर कर्नाटक में है 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय। नोकरेक मेघालय में अवस्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आइए देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या है? कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, कन्नेरसानी। बिहार बरेला झील, वर्तमान में सलीम अलीम जुब्बा सहनी पक्षी विहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ सुखना झील। छत्तीसगढ़ अचानकमार सीता नदी। गोवा भगवान महावीर मोल्लेम। गुजरात इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिर कच्छ की खाड़ी मरीन। नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा जंगली गधा वाइल्डस गुजरात में। उसके बाद जम्मू हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका झील। जम्मू कश्मीर होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। लद्दाख चांगथाल शीतमरुस्थल स्थल और काराकोरम। झारखंड दलमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचांची। कर्नाटक डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल थडेकक्कड़, इडुक्की, नेय्यार, पेराबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकोम। मध्य प्रदेश
बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में फनसाड, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। ओडिशा भीतरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा मैरीन, नंदनकानन, सतकोशिया, गॉर्ज सिमलीपाल। पंजाब हरिके झील, राजस्थान माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तमिलनाडु कोडाई कुनाल, केल्लेई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कल्लक्कड़, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, वेदांथंगल। उत्तर प्रदेश बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली में है ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। दिल्ली में अशोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश पुखई सेसा आर्किड। असम दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लावोखोवा। मिजोरम दम्पा, थोराटंगल। सिक्किम किताम, पांगोलखा। त्रिपुरा गुमटी, सेपाहीजाला। नागालैंड फकीम, रंगपरहर और पुलिवड़जे। उत्तराखंड केदारनाथ। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? मयूरभंज जिले में। सिमलीपाल मयूरभंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर को पक्षी विहार को केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? 2011 से 2020। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? 2011 से 2020। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 ईस्वी में। एकमात्र अभयारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। दाचीगम में कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। जंगली गधा वाइल्ड एस कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ लायन टेल्ड मैकॉक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है शेर की पूंछ वाला मकॉक। मुदुमलाई पशु विहार मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल। मुदुमलाई कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है काबुल नामजाओ मणिपुर में है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस देखते हैं क्या क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मार्च को हो गया विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस, 22 मई को हो गया विश्व जैव विविधता दिवस। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। गर्म पानी अभयारण्य असम में स्थित है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वर्ष 1977 में स्थापित हुआ। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? वर्ष 1977 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत को के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या वृद्धि व संरक्षण करना है। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? भारत में कुल संख्या रामसर स्थल की 82 है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है। वुलर झील, होकेसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील, तसो मोरीरी झील, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व, लद्दाख में है तसोकर आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि और आसन आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश अपर गंगा ब्रिज घाट से नरौरा तक, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर झील,
कीथम कीथम झील, हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पंजाब, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरिके झील, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व। उत्तराखंड, आसन आर्द्रभूमि, बिहार कांवर झील, नागी, नकटी। बिहार में कांवर झील, नागी और नकटी आर्द्रभूमि है। हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव घाना। और मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, साख्या सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। असम में दीपोर बिल, मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा रुद्रसागर झील। उसके बाद गुजरात में वधावन आर्द्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में नंदूर, मदमहेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। गोवा में नंदा झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, उड़ीसा में भितरकनिका, मैंग्रोव चिल्का झील, सतकोसिया गॉर्ज, टापरा झील, अनुसूपा झील, हीराकुंड रिजर्व। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्रभूमि, सुंदरवन आर्द्रभूमि। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि। उसके बाद ऐसा हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं। कर्नाटक, रंगन थीतु पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघना सिनी मुहाना मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। उसके बाद केरल में वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि, अष्टमोडी आर्द्रभूमि, सस्टम कोट्टा झील। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 16 है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, 16। देखते हैं 16 कौन कौन सा है। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, कली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई दलदली भूमि, पिचावरम मैंग्रोव वन, कुनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगवुड 16 रिजर्व वन। तो ये थे 82 रामसर स्थल। भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो पहला है 1986 में स्थापित नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में पड़ता है, तीनों राज्य में है नीलगिरी। 1988 में नंदा देवी, उत्तराखंड। 1988 में नोकरेक, मेघालय। 1989 में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में। 1989 में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। 1989 में मानस, असम। 1989 ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में है। 1994 सिमलीपाल, उड़ीसा। 1997 डिब्रू सैखोवा, असम। 1999 देहिंग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। 1999 पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। 2000 में कंचनजंगा, सिक्किम। 2001 में अगस्त मलाई, तमिलनाडु, केरल।
अचानक मार और अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है। 2008 में कच्छ का रण ग्रेटर गुजरात में। 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 2010 में शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश। 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश। वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। आइए वन्यजीव संरक्षण परियोजना देखते हैं। परियोजना का नाम कस्तूरी मृग परियोजना, प्रारंभ वर्ष 1970। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। गिर सिंह परियोजना 1972 गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। बाघ परियोजना 1973 बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 उड़ीसा के भितरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिडले कछुआ दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना आरंभ की। इस योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। थामिन मृग परियोजना 1977 थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है थामिन मृग परियोजना 1977 में थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व की दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। गैंडा परियोजना 1987 एक सींग वाले गैंडा भारत में पाया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदपारा अभ्यारण्य गैंडों का मुख्य शरण स्थली है। हाथी परियोजना 1992 केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। लाल पांडा परियोजना 1996 विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना वर्ष 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना चालू की गई। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉन नामक दवा है। यह अब प्रतिबंधित है। डाइक्लोफेनॉन नामक दवा के कारण गिद्ध का लुप्त हो गया। प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अपवाह तंत्र किसी नदी ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं?
अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भगीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख। भगीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर अवस्थित है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। एक पूरब में बहती है और एक पश्चिम में चली जाती है। पूर्व की तरफ बहती है ब्रह्मपुत्र और पश्चिम की तरफ सिंधु चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती, पीलीभीत। आइए देखते हैं प्रमुख नदियां एवं बांध के बारे में। सबसे ऊपर सिंधु नदी है। सिंधु नदी देखिए कैसे बह रही है। उसका सिंधु है, इस पर इधर सलाल प्रोजेक्ट, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज और सलाल प्रोजेक्ट देखिए, व्यास नदी, भाखड़ा, नांगल। इसको आप लोग अपने से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो समझ में आना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। भाखड़ा, नांगल, टिहरी, यमुना नदी, इधर भी आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। लोकेशन वाइज आप खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं लाइन। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह द्वारा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलुज। चिनाब, रावी और सतलुज हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसमें एक निम्नावलन डाउन वेपरिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी, राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी पर। भारतीय नदी प्रणाली देखते हैं। भारतीय नदी प्रणाली को एक दो तरह की नदी प्रणाली है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। विंध्य श्रेणी से निकलने वाली महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती। महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती।
तो पश्चिम घाट से निकलने वाली कौन कौन सी हो गई? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। ठीक है, अब आज नीचे पढ़ते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी। ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली मुख्य दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाले दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार का अपवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित या अंतर्वाही। भूमि बंधित या अंतर्वाही। लूनी नदी भूमि बंधित या अंतर्वाही। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर से किस नदी में पानी आता है? गंडक। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे लंबी है गोदावरी, उसके बाद है नर्मदा, उसके बाद है महानदी, उसके बाद है ताप्ती। गोदावरी 1465 मीटर, नर्मदा 1312 मीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती 724 किलोमीटर। सॉरी, मीटर नहीं, किलोमीटर। गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर एवं ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे सर्वाधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर प्रभावित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आइए भारत की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया देखते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? नदी, उद्गम स्थल, अन्य नदी सागर में संगम और सहायक नदी देखते हैं। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत से निकलती है और कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिर जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवकचू, श्योक, सिगार, गिलगित। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। और सप्ती, विप्सा और व्यास इसकी सतलज नदी की सहायक नदी है। सप्ती, वस्पा और व्यास।
झेलम नदी शेषनाग झील वेरीनाग झरना कश्मीर से निकलती है। त्रिमु के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। त्रिमु के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा, लिदार, करवेश और पूंछ। चिनाब नदी लाहुल में बारालाचला दर्रा के विपरीत दिशा में चंद्रप्रस भागा से होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में चंद्रप्रस भागा से होती है। त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। चिनाब जो है झेलम नदी में मिल जाती है और झेलम चिनाब में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है रावी, चंद्रा एवं भागा। रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है अलकनंदा, भगीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गिरी, इसकी जो सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है शेख, जोमकाई, बरना, गच्छाई, चूहा। घाघरा नदी तिब्बत के माचुचांग हिम नदी से निकलती है। छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में कोढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जानपाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी इसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है। कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और धसान और बीना इसकी सहायक नदी है। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। चिल्ला बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है और कायन, सोनार, उर्मिल इसकी सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पलामू से निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बराकर, कुनार और जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट
चेम चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ग्वाल ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुबर्णसिरी, धनसिरी, कुल्सी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, दिसांग इत्यादि है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रवरा इसकी सहायक नदी प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणिता, इंद्रावती, मानेसर, शबरी इत्यादि है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में से निकलती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है हेरांगो, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और भड़ौच में अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरण, बरना, तंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सोमोदेवी इत्यादि। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती के नगर के निकट से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा तथा अनेर। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहवा के निकट से निकलती है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ इसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदो यानी मांड, इब, जोंक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर इत्यादि हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी तो कौन सी है, किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का आई है। अधिकांशतः लवणीय नदी कौन है, किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, बिहार, पटना में स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है, तो हुगली नदी को दी गई। विश्वघाती नदी हुगली नदी। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से जाना जाता है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम को पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, कश्मीर के वेरीनाग झरना से। कहाँ से होता है, कश्मीर के वेरीनाग झरना से। हिमालय नदी बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह
मौसमी होता है। आइए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर को देखते हैं। कौन सी नदी कौन से नगर के किनारे बसी हुई है। नगर और नदी, ठीक है। लेह सिंधु, हैदराबाद मूसी, भुवनेश्वर महानदी, कानपुर गंगा, नासिक गोदावरी, जबलपुर नर्मदा, श्रावस्ती राप्ती, फतेहपुर गंगा, बलिया गंगा, कोटा चंबल, सूरत ताप्ती, कन्नौज गंगा, पटना गंगा, तिलैया बराकर, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, कटक महानदी, उज्जैन क्षिप्रा, गया फल्गु नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, राप्ती पे श्रावस्ती और गोरखपुर दोनों हो गया, राप्ती पे श्रावस्ती और गोरखपुर दोनों हो गया, अहमदाबाद साबरमती नदी, दिल्ली यमुना, इटावा यमुना, बेंगलुरु वृषभावती, फर्रुखाबाद गंगा, मंगलोर नेत्रवती, हाजीपुर गंडक, बैतुल ताप्ती, विदिशा बेतवा, आगरा यमुना, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, प्रयागराज गंगा व यमुना पर, भागलपुर गंगा, विजयवाड़ा कृष्णा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा, धुबरी ब्रह्मपुत्र, कुरनूल तुंगभद्रा, देवप्रयाग भगीरथी व अलकनंदा पर देवप्रयाग। उसके बाद सांची बेतवा, मथुरा यमुना, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरखई, मुंगेर गंगा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, ओरछा बेतवा, ग्वालियर चंबल, पुणे मुलामुथा नदी, भरूच नर्मदा, श्रीनगर झेलम, चेन्नई अड्यार, अयोध्या सरयू या घाघरा, मुरादाबाद रामगंगा, कोलकाता हुगली, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा व अलकनंदा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, रावतभाटा चंबल, हरिद्वार गंगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, जौनपुर गोमती, जौनपुर चंबा रावी, पंढरपुर भीमा, मंडी व्यास, गांधीनगर साबरमती, होशंगाबाद नर्मदा, लुधियाना सतलज, नांदेड़ गोदावरी, नल्लौर पेन्नेरू, पणजी मांडवी नदी, मदुरई वैगई नदी, तंजावुर कावेरी, बक्सर गंगा, हावड़ा हुगली, संबलपुर महानदी, नासिक गोदावरी, अजमेर लूनी, फतेहपुर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी पर स्थित प्रमुख नगर हैं। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमेंट अगर करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।